हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? यस अश्विका? यस अच्छा, इसमें इसको मुझे थोड़ा सा बताओगे, तुमने सॉल्व किया कैसे था इसको, क्वेश्चन को? मुझे थोड़ा वो अप्रोच देखना है। तो आद्या तुम बताओ, तुमने कैसे किया था इसको? तो पहले मैंने मैन का वो बना लिया मैंने क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ओनली मैन का? ठीक है, तो चलो मैं बनाता हूँ। ये मैंने मैन ले लिया है और इसका मास कुछ दिया था इसमें, शायद 60 kg था। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे? टेंशन 600 न्यूटन मतलब एमजी। हाँ, mg हो गया इसका 600 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स है टेंशन, किस डायरेक्शन में लिया? अपवर्ड। अपवर्ड्स। और हाँ मतलब एक और कौन सा फोर्स है? और ये बॉक्स का मास। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकना संचित। इस ये आदमी पर फोर्स जो है वेइंग मशीन का, सॉरी, ये बॉक्स का मास क्यों लगेगा आदमी पर? बॉक्स का नहीं, जो ये वेइंग मशीन है हाँ, उसका एक normal नॉर्मल reaction। रिएक्शन हो जाएगा जो लगेगा वेइंग मशीन से, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और अश्विका, तुमने भी ऐसे ही किया था? यस अच्छा, फिर इसके बाद अश्विका तुम बताओ, तुमने इसके बाद क्या किया? इक्वेशंस बनाई। नहीं, अभी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत और पड़ेगी। यस सेकंड पार्ट के लिए हाँ, कौन सा, किसका फ्री बॉडी डायग्राम? लिफ्ट हाँ, लिफ्ट का या बॉक्स का? लिफ्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस लिए? टेंशन अपर डायरेक्शन में टेंशन, और 600 न्यूटन डाउनवर्ड्स। बॉक्स का मास कितना है? 30 kg है, तो 300 न्यूटन डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हमको निकालनी थी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब क्या चीज निकालनी है? यस, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो क्या चीज होती है? वो होती है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना था। अच्छा, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, एस सी वर्मा से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके एलओएम के सारे क्वेश्चन एक एक। चलो अब हम आ जाते हैं इसके आगे। स्प्रिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन हो गया था। और हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने यहां पर बना रखा है ना। तो एक हाँ, आपने एक और क्वेश्चन दिया था तो वो क्वेश्चन आ रहा था मतलब सब नहीं हुआ। कैसा क्वेश्चन था वो? तीन हिस्सों में ब्लॉक बटा हुआ था, ऐसा था कुछ? नॉर्मल कैलकुलेटर। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अच्छा, ये नहीं हुआ सॉल्व? चलो इसको देख, ये क्वेश्चन ना, चलो अच्छा, इसके तुमने किया था क्या इसको संचित? ट्राई नहीं किया कि हुआ नहीं? अच्छा, एक काम करो, ये जो तीन पोर्शन दिख रहे हैं ना, इन तीनों पोर्शन के सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर? ए, सी और बी, इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए मुझे। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा सबसे पहले, और मुझे बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं इस पर। ये जो ए है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आराम से, समझदारी से। और फिर हम देखेंगे कि इस पर फोर्स कौन से हैं। बना लिया?
आद्या, आद्या, सर एक बस अच्छा बनाते जाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ना गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जरा मुझे वैसे ही बताते जाओ कौन कौन से फोर्स बना लिए तुमने ए पर। जी नॉर्मल हाँ, अब आद्या मुझे बताओ नॉर्मल किस डायरेक्शन बनाया है ए पर। अपवर्ड्स बनाया। एक तुमने ये नॉर्मल बना लिया, एक यहां से फोर्स बना लिया, एक एमजी बना लिया। केवल 3 फोर्स बनाया और भी कोई फोर्स है? इस ब्लॉक सी से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ए पर। तो आद्या तुम बताओ इस पर नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? राइट टू लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ध्रुव तुम बताओ नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। हाँ वही किया है, अरे नहीं, डायरेक्शन बताओ। मतलब लेफ्ट साइड होगा जो सिंबल है। मतलब ऐसे बनाया है ये, आद्या ऐसे ही बनाया। यस, पर्टिकुलर होगा। हाँ ऐसे नहीं बनेगा। अब ठीक बोला तुमने। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर होता है, हमने ये पढ़ा था। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हाँ, तो परपेंडिकुलर ही बनाया ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा इन पर, वो कुछ इस तरह से बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ठीक है। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने? ए का। अब बाकी 2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ जरा। ये mg, ये rc, ये n1 और एक n2। समझ गए फ्री बॉडी डायग्राम? डायरेक्शन ध्यान रखना, जो सरफेस कांटेक्ट में उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा एक ब्लॉक बी का। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने। अब ये बताओ ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? इस सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? संचित, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं इसमें? हाँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर दोनों फोर्स 0 हैं तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 होना चाहिए। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा 0 इस पर। अब आगे क्या करें हम इसमें? अब हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया। मैंने दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया थोड़ा बड़े शेप में, किसका? ब्लॉक ए का। तो उसमें n1 का जो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा n1 cos 60 डिग्री, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो n1 cos 60 किसके बराबर हुआ? f के। तो n1 कितना आ गया? 2f के बराबर आ गया। ये इतना क्लियर है? यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन था n1, उसका एक कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 किया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? एक फोर्स F लग रहा था और दूसरा कौन सा है? n1 cos 60। ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं। इन दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, तो n1 इक्वल टू 2f आ जाएगा, ठीक है। अब n1 इक्वल टू, अब f की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है mg अपॉन 2√3। तो हमने f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां से n1 की वैल्यू हो जाती है mg बाई √3, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। तो इससे RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RA हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में हम नेट फोर्स 0 करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखी है हमने? RA इक्वल टू किसके बराबर है?
एम जी प्लस एन वन साइन 60, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। याद देखो इधर, ये जो n1 था, ये जो n1 देख रहे हो, इस n1 की अगर मैं कंपोनेंट करूं यहां पर, तो n1 का एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में n1 साइन 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक आर लग रहा है, एक mg लग रहा है। अपर डायरेक्शन के फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव लिख लूं तो मैं इसको लिखूंगा आर ए माइनस एम जी माइनस n1 साइन 60 इक्वल टू मास कितना है इसका, जितना भी है, और एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से लिखा हमने, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो R1 कितना जाएगा, mg प्लस n1 साइन 60, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू mg प्लस n1 साइन 60 था। मैं यहां से हट जाता हूं जरा सामने से, तुमको पूरा व्यू क्लियर हो जाए। तो ये सॉल्व करने पर आर ए की वैल्यू हो जाती है 3mg/2 के बराबर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ध्रुव? नो सर। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से बाकी को सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हम बाकी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये n1 n2, अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे। ठीक है, तो जरा सॉल्व करो, अब इसमें दिमाग लगाओ। अब तो लगभग हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, केवल तुम्हें कैलकुलेशन करना है। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कैलकुलेशन में तुम लोगों से करवाऊं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है कैलकुलेशन की, वो तुम्हारी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कैलकुलेशन की स्पीड बहुत मैटर करती है। सिलेक्शन में जो रैंक होती है ना, वो डिसाइड इसी से होगी कि किसकी स्पीड ज्यादा फास्ट है, और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है। n1 तो हम निकाल चुके हैं ना, n1 कितना आया था, mg/√3 के बराबर, और आर ए आ गया है 3mg/2। तो आर ए की जरूरत तो पड़ेगी नहीं आगे, लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी n1 की। n1 नोट कर लो, mg/√3 है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जब हम पहुंचे और ये फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्सेस नजर आ रहे हैं। अब अगर हम जो राइट साइड वाला ब्लॉक था उस पर इक्वेशन लिखें, तो n2 cos 60 किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर। तो यहां से n2 भी कैलकुलेट हो गया है ना। यहां से n2 cos 60 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो किसके बराबर हुआ, n2 cos 60 f के बराबर, और n2 इक्वल टू mg/√3 आ जाएगा। हमने पहले इसमें इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि इस वाले ब्लॉक में n1 और n2 दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो n1 तो हम पहले निकाल चुके हैं, इस वाले ब्लॉक से n2 निकल आएगा, तो अब n1 और n2 दोनों आ गए। अब यहां से RC और RB भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे भाई बोलो। अच्छा सुभति, हाँ ये बताओ, तुमने वेक्टर के कंपोनेंट्स वगैरह करना पड़ा हुआ है? नहीं 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 नहीं, वेक्टर पढ़ा है कि नहीं? तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं तुमने? अच्छा, लेकिन बेटा सबसे पहले तो ये बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर शुरू किया जाता है क्लासेस में। चलो कोई बात नहीं, चलो उसको हम लोग कर लेंगे। तो अभी जितना समझ में आ रहा है उतना देखते चलो। आद्या कैलकुलेशन करो बेटा। संचित, देखो संचित का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तुम लोगों को ना संचित को बीट करना है। यही कंपटीशन है, और संचित तुम्हें बीट होना नहीं है, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का था, और ये ऐसा क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने ना पहले कहीं देखा नहीं होगा, तुम्हारी बुकलेट वगैरह में या कहीं इस बुक में तुमको देखा नहीं होगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसलिए मैं तुम्हें और ऐसे क्वेश्चन दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा और परफेक्शन आ जाए, कॉन्फिडेंट हो जाओ तुम लोग। अच्छा चलो अभी देख, 3:1:2। चलो अब देख लेते हैं कितना आता है इसका आंसर। चलो देखते हैं। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मैं यहाँ से हट जाता हूँ सामने से, और इक्वेशन बना के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, थ्री रेस टू 1:2 आया था संचित, वेरी गुड, ठीक। अश्विका, ध्रुव, हाँ मेरा आ गया। चला गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया इसको सॉल्व करने में, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से अलग हटके था ये। तो ये RA RB RC की वैल्यू 3:1:2 आ जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन बनाई है हमने इसमें, और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक से। AC वर्मा का कुछ था जो कोई बात नहीं, अभी तुम अटेम्प्ट करते रहो उनको, मैं तुमको एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरे एक एक क्वेश्चन। मुझे ना एससी वर्मा के लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का एक एक क्वेश्चन कराना है, लेकिन मैं नॉर्मल क्लास में नहीं होऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे करेंगे उसको। अब हम आ जाते हैं इस पर, ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर। स्प्रिंग two blocks of masses m1 and m2 are connected to each other through a light spring as shown in figure. If we push mass m1 with force F and causes acceleration a1 in the right direction, what will be the magnitude of acceleration in m2? तो ध्रुव, ध्रुव आवाज नहीं आ रही ध्रुव तुम्हारी। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ अच्छा शुभति, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, तुम मुझे केवल क्वेश्चन पढ़ के इसका मीनिंग समझाओ, इसमें क्या हो रहा है। आई एम नॉट आस्किंग सॉल्यूशन, ठीक है, तुम केवल क्वेश्चन समझाओ। Lots of masses m1 and m2 are connected. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं, तुम मुझे रीडिंग नहीं करनी क्वेश्चन की, तुम रीडिंग खुद कर लो, फिर बगैर पढ़े उसको उसमें समझाओ कि उसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करो उसको। अगर हम m1 मास को फोर्स F से पुश करें तो वो एक एक्सीलरेशन ए राइट डायरेक्शन में कॉज करेगा। तो अगर हम m2 हाँ हाँ ठीक है, बोलते जाओ। अगर फोर्स m2 में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना, डी। आद्या, FPD बनानी। चलो तो मेरे साथ बनाओ, M1 के भी FBD में कौन कौन से फोर्स बनाए। सर F 50x ऑपोजिट डायरेक्शन, mg एक नॉर्मल। अच्छा स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लिया, सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और इसमें मान लिया कि स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है, अच्छा स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड है तो अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी कि कम करने की कोशिश करेगी। बेटा अगर फोर्स तुमने लेफ्ट साइड लिया है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड ली है तुमने,
यस सर। फिर ध्यान दो, अगर ये नेचुरल लेंथ में है कोई स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को हमने ऐसे दबा दिया, ठीक है। शुभति, ये चीज तो तुम वैसे ही बता सकती हो, उसके लिए कुछ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लॉजिकल चीज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। ये बताओ, मान लो एक स्प्रिंग है, उसकी ये नेचुरल लेंथ है, मेरे दोनों हाथों के बीच में एक स्प्रिंग है और वो अपनी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ में है मतलब ना तो इसमें एलोंगेशन है और ना कंप्रेशन है। अब मैंने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो इस वाले हाथ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग की वजह से, लेफ्ट या राइट? मतलब ये स्प्रिंग मेरे हाथ को इधर खींचेगी, पुल करेगी या पुश करेगी? करेगा। पुश करेगी, क्योंकि इसको अपनी नेचुरल लेंथ में आना है, इसको अपनी नेचुरल लेंथ में आना है, तो पुश करेगी, तो यहां फोर्स लगाएगी, इस वाले हाथ पे यहां फोर्स लगाएगी, तो इस पे फोर्स कहां लगा, इधर, और इस वाले हाथ पे यहां लगा। तो अगर लेफ्ट साइड फोर्स लिया है आद्या इस ब्लॉक पर, तो स्प्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर इस, है ना, ठीक ठीक। तो अब अश्विका समझ में आई है बात? स्प्रिंग कंप्रेस है ना अभी, ठीक है। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखें न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ध्रुव क्या इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? माइनस के एक्स इक्वल टू एम, माइनस के एक्स इक्वल टू एम इंटू एम वन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एम माइनस के एक्स एम वन। एक मिनट में तुम यार, तुम मैं जो पूछता हूं केवल उतना उतना बोला करो। मुझे ये बताओ, इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? ए फॉर के एक्स। हाँ, अब बोलो इक्वेशन क्या है? राइट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सीलरेशन है, इसीलिए हम एफ को पॉजिटिव मानेंगे, तो एफ माइनस के एक्स इक्वल टू एम वन। तो अभी इससे पहले तुमने गलत बोला था ना? यही बोला था। यही बोला था, एफ माइनस के एक्स इक्वल टू एम वन ए वन, ये आ जाएगा। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 का। अश्वी का M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनाए जाएं? M2G हाँ, और N2, ये तो मैंने ही बना दी। और बताओ और KX किस डायरेक्शन में? राइट। राइट साइड में। तो राइट साइड में जो फोर्स लगेगा वो KX होगा, ठीक है। अब क्या करें, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दें इस पर। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, KX इक्वल टू M2A2, और KX की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। KX कितना है, F माइनस M1A1 इक्वल टू M2A2। तो F माइनस M1A1 इक्वल टू KX जो है वो यहां से मिल गया था हमको इस वाली इक्वेशन से। तो A2 आ जाता है F माइनस M1A1 अपॉन M2 के बराबर, ठीक है। क्लियर? तो आंसर हो गया इसका D। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको पढ़ो और सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है। इसमें एक चीज यूज हुई है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ये टर्म शायद तुम्हें कंफ्यूज करे, तो पहले मैं जरा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात कर लूं कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, देखो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस किस तरह की चीज होती है कि ये एक स्प्रिंग है और यहां इसके साथ में एक हुक लगा होता है ऐसे। इसको मैं जरा दोबारा से बनाता हूं। हुक किस तरह से लगा होगा, ऐसे मान लो, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, और यहां पर मार्किंग होती है। तो हुक जैसे इनिशियली मान लो यहां पर है, तो ये सपोज ये 0 के सामने है, ये 0 है, तो इसका मतलब है कि अभी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है, 0 है।
इसके बाद ये हुक जैसे जैसे नीचे आएगा तो उससे रीडिंग लिखी होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। और यहाँ पर एक और हुक लगा होता है कोई सामान इसके ऊपर अटैच करने के लिए। तो अगर यहाँ से मान लो हमने कोई ब्लॉक अटैच कर दिया एक, तो जैसे ही ब्लॉक अटैच करेंगे तो ये जो हुक है, ये जो कहना चाहिए कि ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर नीचे आएगा और जिस मार्क के ये सामने होगा वो उसकी रीडिंग होगी। मान लो 3 के सामने है तो इसका मतलब है कि इसका जो मास है वो कितना है, 3 kg है। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो बताती क्या है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताती है kx की वैल्यू, जिसमें x है चेंज इन नेचुरल लेंथ। रीडिंग का मतलब है kx, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स kx की वैल्यू कितनी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ना कि स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कितनी है, 10 kg है। तो उसे अगर फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो फोर्स में कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन के बराबर। या इसमें g की वैल्यू 9.8 है तो अच्छा, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 9.8 यानी कि 98 न्यूटन के बराबर। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, 98, ठीक है, समझ गए, 98 न्यूटन होगी। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, kx के बराबर होती है। अच्छा, अब मैं तुमसे कुछ और चीजें भी पूछता हूं जरा इसी से रिलेटेड, कि अगर एक स्प्रिंग मैंने यहां पर बनाई हुई है और इस पर मैंने फोर्स लगाया हुआ है, कितना फोर्स लगा दूं, मान लो मैंने इसमें फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन का, और ये यहां पर क्या थी, नेचुरल लेंथ में थी। तो अब ये नेचुरल लेंथ में नहीं रहेगी, फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग क्या होगी, एलोंगेट हो जाएगी। तो मान लो कि ये एलोंगेट हुई और एलोंगेट होने के बाद इसमें एलोंगेशन कितना हुआ, हम मान लेते हैं यहां तक हो गई है, और ये जो एलोंगेशन है इसमें ये मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, यहां से स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, तो जब स्प्रिंग को पकड़ के खींचा तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 5 सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है मतलब कितना एलोंगेशन हुआ है इसमें, केवल 5 सेंटीमीटर के बराबर का एलोंगेशन हुआ है। अगर एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर है आद्या, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ, ये 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर क्यों नहीं है, 5 ही क्यों है, इसका क्या मतलब है। आद्या, हेलो, अच्छा कनेक्टेड नहीं है क्या, तो इसके आवाज आ रही है। अच्छा मतलब नहीं जा सकता है नहीं ये मतलब नहीं है, स्प्रिंग हमारे सिलेबस में जो है वो टूटेगी नहीं, मजबूत स्प्रिंग है सारी सिलेबस में जो है। तो अश्विका मुझे ये बताओ, तुम मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ में आया तो। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्प्रिंग की लेंथ में एलोंगेशन हुआ 5 सेंटीमीटर का। तो मेरा सवाल ये है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा या 5 सेंटीमीटर कम क्यों नहीं हुआ, 5 सेंटीमीटर से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है ये, या पहले क्यों नहीं रुक गई। अगर ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हुआ है इसमें, तो इसका मीनिंग क्या है ये पूछ रहा हूं, इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम। ये कोर्स हम इतना इलॉन्गेट कर सकते हैं। हाँ, इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि इस समय जब एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर हो जाती है। तो जो इसको पुल कर रहा था यहां से, मैंने अपने हाथ से खींचा इसको 20 न्यूटन से, एलोंगेशन होता गया। जब एलोंगेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बदल रही है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx होता है ना। जैसे जैसे x बदलता जाएगा स्प्रिंग का फोर्स बदलता जाएगा।
जैसे ही x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हुई तो स्प्रिंग और आगे नहीं जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx की वैल्यू इतनी हो गई है कि वो स्प्रिंग और आगे नहीं जा रही, यानी एग्जैक्टली कितना हो गया स्प्रिंग फोर्स 20 न्यूटन के बराबर हो गया है। जिस फोर्स से हम स्प्रिंग को पुल कर रहे थे उतना ही फोर्स से स्प्रिंग ने भी खींचना शुरू कर दिया है हाथ को। अब दोनों फोर्स बराबर हो गए हैं, इसलिए स्प्रिंग में फर्दर एलोंगेशन नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आई? Yes. तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अगर इसमें 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हुआ, इसका मतलब यह है कि अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमने जिस फोर्स से स्प्रिंग के एंड को पुल किया था उस फोर्स के बराबर हो गई है। समझ गए ये बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं मैं फिर बता दूं, हमें क्वेश्चन के आंसर निकालने के चक्कर में नहीं है, हम केवल अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है जिससे कि उन कॉन्सेप्ट्स को तुम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। ठीक, चलो अब मैं क्या करता हूं, इस वाली स्प्रिंग को मैंने खोल दिया ऊपर से, और इसको खोल के संचित तुम मत बताना अभी, यहां पर मैंने फोर्स लगाया इस वाले एंड पर 20 न्यूटन का, और लेफ्ट साइड में भी फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन का। अब बताओ इसमें कितना एलोंगेशन होगा? पहले कितना हुआ था? 5 सेंटीमीटर हुआ था। अब एलोंगेशन बताना है कितना होगा। Elongation नहीं होगा, पर लास्ट में से चलो, आद्या का कहना है कि नेचुरल लेंथ में ही रहेगी स्प्रिंग। अश्वी का 10 सेंटीमीटर कितना? 10 10। ध्रुव मतलब दोनों तरफ रहेगी। मतलब नेचुरल लेंथ में ही रहेगी स्प्रिंग। ठीक है, अब शुभती तुम बताओ। क्या लगता है इसमें स्प्रिंग की लंबाई में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? संचित, इसमें बताओ एलोंगेशन होगा कि नहीं होगा? मतलब नेचुरल लेंथ में रहेगी ये? अच्छा अच्छा, इस वाले केस में एलोंगेशन क्यों हुआ था? क्योंकि 8.3 अच्छा, पता तुम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन की बात तो छोड़ो, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है ना उसी को नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। ये बताओ, एक स्प्रिंग को मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया और दोनों हाथों से बराबर फोर्स लगाऊं तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी? तो फिर तुम इसमें क्यों बोल रहे हो कि इसमें लेंथ नहीं बढ़ेगी इसकी स्प्रिंग की, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा हुआ है तो? यस क्या किस चीज पे यस सर बोला अश्विका तुमने? तो क्या से नहीं होगा एलोंगेशन नहीं होगा? होगा एलोंगेशन डेफिनेटली होगा। तुम अब आ रही है? हाँ, कनेक्शन थोड़ा लूज। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में तुम अपने पेन के अंदर कोई निब होगी, वो स्प्रिंग होगी, उसको निकाल के देखना, उसको दोनों हाथ से खींचोगे तो ये एलोंगेट हो जाएगी भाई, बिल्कुल एलोंगेट होगी। तो एलोंगेशन तो होगा। संचित, एलोंगेशन होगा भाई। अच्छा, इस वाले केस में क्यों हो गया था तुम्हें, क्यों इस वाले केस में कंफ्यूजन नहीं था? इसमें क्या एक ही तरफ फोर्स लगा था? इसमें इस वाली स्प्रिंग में क्या केवल एक ही साइड फोर्स था, एक ही एंड पे फोर्स था, दूसरे एंड पे फोर्स था कि नहीं था? फिर फिक्स था अच्छा, एक काम करो, इस वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
ये वाला जो केस है ना, इसका ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, स्प्रिंग का। ये मैंने स्प्रिंग ले ली, ठीक है, ये वाली। और किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम? इस वाले केस का, सबसे ऊपर वाले का, जब हमने 20 न्यूटन फोर्स, इसका बनाओ, इस वाले केस का। यहां कितना फोर्स लगा हुआ है इस पर? 20 न्यूटन, ठीक है। जब इसमें 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हो चुका है, तब इस वाली स्प्रिंग का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो कौन कौन से फोर्स बनाएंगे आद्या इसमें? इंक्रीमेंट जब हो गया उसके बाद, हाँ, ये यहां पर आके एलोंगेशन होके ये रुक गई है। अब बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फिर तो बोलो। केस तो नहीं लगेगा ना। के एक्स की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है। दूसरा के एक्स फोर्स, बेटा के एक्स फोर्स तो स्प्रिंग लगाती है ना। अगर हम स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो तो वैसे ही नहीं बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में तो वो फोर्स बनते हैं जो कि बाहर से लगते हैं बॉडी पर, उसने दूसरों पे लगाए वो थोड़ी बनाते हैं। ओके सर। तो अब बताओ। सर मासलेस तो नहीं है ना ये? मासलेस ही है, सारी स्प्रिंग मासलेस हैं भाई हमारे सिलेबस में। क्या बात है अद्या, इतनी देर लगा रही हो यार फ्री बॉडी डायग्राम बताने में। एक फोर्स तो यही जो 20 न्यूटन जिससे पुल किया था वो लग रहा होगा इस पर। जिस फोर्स से पकड़ के खींचा है स्प्रिंग को, एक तो वो वाला फोर्स लग रहा होगा ना भाई। स्प्रिंग थी यहां से, हम इसको जिस फोर्स से पकड़ के खींच रहे थे, एक तो वो वाला फोर्स बनेगा इस पर, और क्या बनेगा बोलो अश्विका। सर एक स्प्रिंग खींचना। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिक चीज क्या पढ़ी है हमने? हम फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस बनाते हैं जो बॉडी पर बाहर से लगे, बॉडी ने दूसरों पे लगाए वो नहीं बनाते हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं? स्प्रिंग का बना रहे हैं। तो स्प्रिंग पर बाहर से जो फोर्स लगे वो बनाना है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कौन कौन से फोर्स बनाए इस पर? इस वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, बीच वाले का, जब इसमें एलोंगेशन हो चुका था। नहीं बनाते, बन रहे। संचित तुम बताओ। हम्म, आवाज नहीं आई भाई। ध्रुव। 20 न्यूटन तो राइट साइड में लगेगा, और यहाँ पे तो कॉन्टेक्ट हो चुका है तो पीछे की तरफ लग जाएगा। कौन लगा रहा होगा पीछे की तरफ? नहीं लगा रहा हूँ। इस देखो स्प्रिंग के फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो थोड़े बनाते हैं यार। कितनी बार रिपीट करूंगा ये? जब हम किसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उस ब्लॉक ने जो फोर्स लगाए वो थोड़ी बनाते हैं, ब्लॉक पर बाहर से लगे वो बनाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बनाते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाने हैं जो स्प्रिंग पर बाहर से लग रहे हैं? संचित। हाँ संचित, एक तो 20 न्यूटन बना दिया जिससे पकड़ के हम खींच रहे थे, और कोई फोर्स बनेगा? तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है, पता नहीं क्यों। आद्या तुम कनेक्ट हो गई हो? आद्या। यस सर। मैं यस सर। हाँ, तो बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स बनाए? भाई तुम लोग इस चीज का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। यही तो सीखना है हमको, ये सब छोटी चीजें। हमें आंसर निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें सीखना है। तुम इसका स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों नहीं बना पा रहे हो यार इसका?
तो 20 न्यूटन के अलावा नहीं होगा ना? तो अगर केवल 20 न्यूटन फोर्स अगर लगा हुआ है, केवल एक ही फोर्स लगा हुआ है, फिर तो ये स्प्रिंग को एक्सेलरेट हो जाना चाहिए था। फिर उस साइड पे नॉर्मल बोलेंगे क्या? भाई एक्शन बोलेंगे ना। यहां से जो स्प्रिंग बंधी हुई है, यहां से भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा ना। ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? स्प्रिंग 20 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन। स्प्रिंग को हमने यहां से बांधा है और बांध के फिर खींचा, तो इस सपोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? बांधने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर ये सपोर्ट कमजोर हुआ तो क्या हुआ? ये तो उखड़ जाएगी स्प्रिंग यहां से। अगर मान लो ऐसा है कि ऐसे विजुलाइज करो, मान लो कि ये मैंने एक बुक ले ली यहां पर, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि अच्छा, इसमें दूसरे कलर की बुक लेनी पड़ेगी मुझे। ये ले लेता हूं, मान लो ये बुक है मेरे पास। अगर स्प्रिंग का एक एंड मैंने यहां से बांध दिया, दूसरा मैंने पकड़ लिया, और फिर मैं इसको खींचूं स्प्रिंग को, तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? यहां से वाली स्प्रिंग उखड़ जाएगी ना? क्यों भाई? उखड़ जाएगी ना। जब वो उखड़ेगी तो ये पेज जो है बुक का, ये किस तरफ चला जाएगा? इनके साथ राइट साइड। राइट साइड जाएगा ना। उखड़ के राइट साइड जाएगा, ये स्प्रिंग इसको राइट साइड में उखाड़ देगी। अगर इसने राइट साइड में स्प्रिंग ने इसको उखाड़ दिया है, मतलब स्प्रिंग ने इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था? जिस डायरेक्शन में ये उखड़ के चला गया। तो जब ये उखड़ा नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस पर इधर, और ये स्प्रिंग पर कहां लगा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा यार। इतनी सिंपल सी चीज है। तो ये जो रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट पर स्प्रिंग कहां फोर्स लगा रही है? राइट साइड। तो तो ये रिजिड सपोर्ट स्प्रिंग के एंड पे कहां फोर्स लगाएगा? लेफ्ट साइड लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड? 20 न्यूटन ही लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सेलरेशन थोड़ी है दोनों तरफ की इस। और मैंने ये भी बताया है कि स्प्रिंग के दोनों एंड पर जो फोर्स होता है हमेशा कैसा होता है? इक्वल और अपोजिट। अरे यार, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी। ये जो स्प्रिंग है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये 20 न्यूटन फोर्स राइट में लग रहा है, और लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन किससे लग रहा है? इस रिजिड सपोर्ट से लग रहा है। और स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? स्प्रिंग का 0 है। और एलोंगेशन कितना है इस समय? 5 सेंटीमीटर था। तो इस वाले केस में और ऊपर वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है दोनों। ये समझ में आया कि नहीं? सो ऊपर वाले केस में फोर्स है कौन सा? नॉर्मल लग रहा है या यहां से ऐसा? वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और उसको हम जनरली स्प्रिंग के केस में उसको टेंशन कह देते हैं, या स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं। कुल मिला के है तो वो कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हम इसको इसलिए नहीं कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जनरली जब रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तब बताते हैं। तो इसको हम टेंशन फोर्स कह सकते हैं कि यहां से टेंशन लग गया इस पर। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो केस है और ये नीचे वाला केस है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बात नीचे वाला केस है, तो ये चेंज इन लेंथ हो गया तो मेरे को 10 सेंटीमीटर लग रहा है। हाँ, साइड से चेंज इन लेंथ कितना होगा अब तुम लोग बताओ? इस वाले केस में और इस वाले केस में चेंज इन लेंथ सेम है कि अलग अलग है? लेफ्ट से भी तो लगेगा। तो लेफ्ट से लग तो रहा है इधर 20 न्यूटन। तो सर एलोंगेशन टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें भी क्यों नहीं हुआ फिर? इसमें भी तो 20 न्यूटन था और लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन था, फिर इसमें 5 सेंटीमीटर क्यों है? यस, इसमें भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो एलोंगेशन अगर आएगा इसमें, तो इस वाले केस में भी एलोंगेशन कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा।
तुम लोगों को जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि स्प्रिंग का एक एंड मैं कहीं पर बांधता हूं जैसे, तो उसे बांधने की जरूरत पड़ती क्यों है? जिससे कि जब हम एक एंड से फोर्स लगाएंगे F यहां से, तो यहां से स्प्रिंग उखड़ ना जाए। तो इसको संभाल के किसने रखा है? इसे सपोर्ट ने संभाल के रखा है ना। तो सपोर्ट क्या कर रहा है? सपोर्ट का मतलब वो फोर्स दे रहा है। सपोर्ट क्या है? किस चीज का सपोर्ट दे रहा है? उसको खाना पीना थोड़े दे रहा है, फोर्स दे रहा है। तो अगर मैं इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो यहां से फोर्स F लगे रहा होगा, तो यहां से भी F ही लग रहा होगा। और सुनो इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर यहां पर फोर्स F1 मान लूं और यहां पर F2 मान लूं, अलग अलग मान लूं, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है स्प्रिंग का? 0 है, और एक्सेलरेशन भी 0 था ही था। तो नेट फोर्स कितना इस पर? 0 है। तो F1 इक्वल टू कितना होगा? F2 के बराबर होगा। दोनों फोर्स कैसे होंगे इस पर? इक्वल। ठीक है। तो एलोंगेशन कितना होगा इसमें? अगर मैंने यहां 20 न्यूटन फोर्स लगाया और ये सपोर्ट से बंधा हुआ था, तो इसमें एलोंगेशन कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहां 20 न्यूटन लगा दूं और यहां 20 न्यूटन लगा दूं, तब भी ये 5 सेंटीमीटर एलोंगेट होकर रुक जाएगा, क्योंकि ये वाला केस और ये वाला केस दोनों आइडेंटिकल है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही है ये नीचे एक तरह से। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यस सर, यस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था मैंने दोनों तरफ, तो एलोंगेशन कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, मैं फिर इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। स्प्रिंग वही है पुरानी वाली। स्प्रिंग में यहां पर मैंने राइट साइड में फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन और लेफ्ट साइड में लगा दिया 25 न्यूटन। अब बताओ इसमें एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? चलो इसमें मैं ज्यादा नहीं खींचता हूं, इसमें एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ही होगा। रीजन क्या है? इस 25 न्यूटन को तुम ऐसे पढ़ोगे 5 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। तो ये जो 20 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, ये तो क्या कर देगा? 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन कर देगा स्प्रिंग में। लेकिन इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखेंगे। तो नेट फोर्स 5 न्यूटन बचा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि इस वाले केस में क्या होगा? स्प्रिंग में केवल एलोंगेशन नहीं होगा, स्प्रिंग एक्सेलरेट भी करेगी इसमें, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो 5, जब हम इक्वल और अपोजिट फोर्स जो होते हैं किसी चीज पर, जब किसी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो उसको एक्सेलरेट नहीं कराते, वो क्या कराते हैं? उसको उसकी लेंथ में चेंज कर देते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन कर देते हैं। जैसे कोई एक आदमी, तुम एक हाथ पकड़ के यहां से खींचे और कोई एक हाथ यहां से पकड़ के खींचे हमारा, तो दोनों हाथ पकड़ के अगर कोई खींच रहा है बराबर बराबर फोर्स से, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? एलोंगेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगा देगा, हाथ उखड़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही स्प्रिंग पर अगर हमने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिया, या तो ऐसा लगा दें तो उसमें कंप्रेशन हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट ऐसे लगा दिया तो उसमें एलोंगेशन हो जाएगा। और जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा? बोलो संचित। एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो फिर बॉडी में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्प्रिंग से रिलेटेड ये चीजें और भी आगे आती रहेंगी, तो हम इनके बारे में और बात करेंगे आगे। बात शुरू की थी खैर हमने स्प्रिंग की रीडिंग से। तो बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग समझ में आई क्या होती है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होती है जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है kx के बराबर। जो kx है वही उसकी रीडिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 98 न्यूटन है। तुम लोग भूल गए होगे कि हम बीच में अब जरा हम दूसरी चीजों पर पहुंच गए थे।
इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, क्या हो रहा था इसमें। इस क्वेश्चन में ये गिवन था, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस रिमेन्स एट 10 kg ड्यूरिंग द मोशन। सो रीडिंग इज 10 kg, उसे हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या काम किया, 10 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर लिया 9.8 से, तो F इक्वल टू 98 न्यूटन। अब ये जो 2 kg वाली कार्ट है, इसको नाम क्या दिया, ट्रॉली दिया है, तो ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम। तो ट्रॉली के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स बनेगा और वो है स्प्रिंग फोर्स Kx, जिसकी वैल्यू कितनी है 98 न्यूटन है। तो अब इस पे न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दें, तो 98 इक्वल टू मास कितना था इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 98/2, यानी कि कितना हो गया 49। Yes. तो आंसर हो गया इसका सी, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त एक्सेलरेशन है भाई इसका। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ और तो नहीं पूछना, क्लियर है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट, अब स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जो है, अब मैं मन से बना बना के कुछ क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को चेक करने के लिए कि तुम लोगों की समझ कितनी डेवलप हो गई है। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, उसको मान लेते हैं वो है 100 न्यूटन पर मीटर के बराबर, ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर। मास कितना कितना ले लें ब्लॉक का, मान लो ये 2 kg ले लिया मैंने, और इसको कितना ले लें, क्यों भाई संचित, कितना मास मान लें इसका, तो यार फिर वो डबल डबल का चक्कर हो जाएगा। चलो 4 ले लेते हैं। खैर मैं ऐसी चीज चाहता हूं कि जिससे कि प्रोडिक्ट ना कर पाओ आंसर, तो इस पर चलो फोर्स लगाते हैं हम इसमें लेफ्ट साइड में। कितना फोर्स लगा दें बताओ, कितना फोर्स ले लें, 50 50 न्यूटन बताया। Yes, sir. चलो तो 50 न्यूटन का फोर्स ले लिया हमने। अब क्वेश्चन ये है कि जिस इंस्टेंट पर ये डायग्राम बनाया गया, उस इंस्टेंट पर 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन था राइट साइड, और कितना था एक्सेलरेशन, कितना ले लें इसका, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा बताओ जरा। पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बताना है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट साइड में, तो इस समय 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक। तो सबसे पहला सवाल ये बताना है, आद्या गड़बड़ नहीं करना, स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, ध्रुव elongated है। कैसे पता चला, रुकिए रुकिए, रुक गए, अच्छा ध्रुव तुमने बताया नहीं एलोंगेशन है कि कंप्रेशन है अभी स्प्रिंग में। लेफ्ट साइड तो हम फोर्स दे रहे हैं तो इलोंगेशन ही तो होगा। स्प्रिंग इस समय फोर्स जो लगा रही है वो लेफ्ट में लगा रही है कि राइट में, ब्लॉक को लेफ्ट में पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग तो राइट में ही देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लॉजिक बिल्कुल बेकार बता दिया यार तुमने। ऐसे सोचना है कि अगर स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रही होती
अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता? किस डायरेक्शन में होता है? अरे मैं, अरे यार तुम वैल्यू बता रहे हो, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं केवल डायरेक्शन पूछ रहा हूं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में होता। तब इस पर केवल एक फोर्स लग रहा होता 50 न्यूटन का, और इसका एक्सेलरेशन होता लेफ्ट साइड में। लेकिन एक्सेलरेशन है इस समय राइट साइड में ब्लॉक का, तो इस पर एक फोर्स और होना चाहिए। तो वो फोर्स कौन दे सकता है इसको? वो स्प्रिंग के। अच्छा, अब स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है, वैसे ही रीजनिंग लगाना सीखो। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, ये वाला जो फोर्स है 50 न्यूटन का, इससे ज्यादा है कि कम है? स्प्रिंग फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा है कि कम है? क्यों? तभी तो इधर मूव कर रहा है राइट साइड में। हाँ 1 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, ये बात सही की। और मूव करना है से ज्यादा यूज किया करो, तभी तो राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है। मूव करना होता है वेलोसिटी। हो सकता है इस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी लेफ्ट में हो भी सकता है ये, लेकिन एक्सेलरेशन राइट में। तो इस समय ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में है, मतलब राइट साइड वाला फोर्स बड़ा है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्प्रिंग इज एक्सर्टिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड लग रहा है। इट मींस दैट स्प्रिंग इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स लेंथ। स्प्रिंग अपने एंड को कहां ले जाना चाहती है? इधर, यानी कि लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है। लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है, यानी कि लेंथ अभी उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा है, तभी तो स्प्रिंग कम करने की कोशिश कर रही है। स्प्रिंग की लेंथ अगर उसकी नेचुरल लेंथ से कम होती है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। नेचुरल लेंथ से ज्यादा होती है उसकी लेंथ, तो अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है। तो अभी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ है, यानी कि एलोंगेटेड है। तो इतना तो हो गया कि एलोंगेटेड है। अब इस पर स्प्रिंग फोर्स लग कितना रहा है वो हम निकाल सकते हैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख के। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा 4 kg ब्लॉक का। एक्सेलरेशन 45 आ रहा है। 45 अश्विका, ये 4 kg इसमें जो स्टेशन आएगा शायद उसकी डायरेक्शन अपोजिट की हो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। नहीं, नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% एक्यूरेट आएगा आंसर। तो के फाइव ही आएगा सर पूरा। और डायरेक्शन किधर है? तो पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में जाए। देखो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड नहीं होता सर, लेकिन केस को वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना, किसी चीज का पॉजिटिव या नेगेटिव होना कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है बेटा, कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ सिलेक्ट किए। सर वो केस को पॉजिटिव लिया है तो उससे नहीं 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 नहीं, हमने यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं किया। हम सिंपल ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन की फोर्स को बड़ा ले लिया हमने। तो kx माइनस 50 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 4 और एक्सेलरेशन कितना 10। तो kx की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 40। तो kx इक्वल टू कितना हुआ? 90 न्यूटन। ठीक है, kx 90 आ गया था। अच्छा, डायरेक्शन को लेके क्या कंफ्यूजन है? तुमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जब 2 kg का, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लिया है? लेफ्ट या राइट? स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? तो एलोंगेटेड है स्प्रिंग, तो वो फोर्स लगाएगी लेफ्ट में, लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी। तो kx इक्वल टू लिखेंगे हम मास टू एक्सेलरेशन, इसका a2 मान लेते हैं, और kx की वैल्यू थी 90 इक्वल टू 2 इंटू a2। तो a2 कितना या 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन? लेफ्ट साइड में। भाई राइट में क्यों बोल रहे हो संचित? हमने स्प्रिंग फोर्स, ये तो बहुत ही आसान है देखना यार। इस वाले ब्लॉक पर एक ही तो फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट होगा।
और kx को मैंने पॉजिटिव लिखा है यहां पर, इसका मतलब है कि मैंने लेफ्ट साइड को प्लस लिया है और प्लस ही आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में ही है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, किसी और को तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं है? बोलो। नहीं सर। अरे भाई आद्या, अश्विका, अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, इसमें चेंज करूंगा कि इसका एक्सेलरेशन अब मैं ले रहा हूं इसी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में, ब्लॉक ए का। कितना ले लें? ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में मैंने ले लिया, अभी हमने 2 लिया था, इसका एक्सेलरेशन कितना लिया था? 4 लिया था ना, 10। तो चलो अब मैं लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं। अब बताओ इस समय एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इस समय आपको ये देखना है, ध्रुव तुम बताओ स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? कैसे पता चला? एक्सेलरेशन तो लेफ्ट साइड में है, फोर्स भी तो आता ही होगा। तुमने कुछ तो भी बोल देते यार, रीजन बताने बोलते हो तो तुमने जो रीजन बताया उससे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होता कि ये एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। दोबारा बताओ। स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? दोबारा बताओ। संचित तुम बताओ। ऐसी होगी कि एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड की लेंथ बढ़ी है तो मुझे कमी करनी पड़ेगी। अच्छा, यही तो सीखना है, एनालिसिस करना, रीजनिंग आनी चाहिए। वो तो चाहे एलोंगेटेड हो चाहे कंप्रेस्ड हो, नेचुरल लेंथ में तो आना ही चाहता है हमेशा। एलोंगेटेड होगी तब भी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, कंप्रेस्ड होगी तब भी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, दोनों ही केस में ऐसा होता है। आद्या तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? मुझे तो एलोंगेटेड लगता अश्विका? है। चलो तो देखते हैं किसका आंसर सही है। आद्या तुम एक्सप्लेन करो जरा, एलोंगेटेड क्यों बताया तुमने? सर अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं होती तो एक्सेलरेशन आना चाहिए था 12 मीटर पर सेकंड, 12.5। हाँ, राइट में यस एक्सेलरेशन की लेकिन वैल्यू कम हो गई है। यस, वेरी गुड। ज्यादा फोर्स राइट में। हाँ वेरी गुड आद्या, वेरी गुड। ये तुमको सिखाया था पिछली क्लास में भी, ये इस समय स्प्रिंग एलोंगेटेड है। कैसे चेक करोगे? मान लो स्प्रिंग अगर कनेक्टेड नहीं होती, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता? तब इसका एक्सेलरेशन होता 50/4। 50/4 कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए था 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो 10 मीटर है, यानी कि कम है। तो कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा होगा जो एक्सेलरेशन को 12.5 से डिक्रीज करके 10 कर दिया है। तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग लगा रही होगी। और किस डायरेक्शन में होना चाहिए फोर्स? 50 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। 50 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ये फोर्स है 50 न्यूटन और एक्सेलरेशन तो दिया है 10, और स्प्रिंग फोर्स कहाँ होना चाहिए? राइट साइड में। अगर स्प्रिंग फोर्स राइट साइड में लग रहा है, यानी कि स्प्रिंग अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रही है, तो ये कैसी है? एलोंगेटेड है। अब तो प्रोसेस बस, अगर यहां तक सोच लिया तो बस इसके आगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? 50 माइनस kx इक्वल टू मास 4 और एक्सेलरेशन इसका 10। तो kx की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन। kx की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाती है। अब 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 2 kg पर स्प्रिंग फोर्स लगा दिया हमने kx, यानी कि 10 न्यूटन।
तो 10 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सलेशन A2, तो A2 कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में आएगा ये, लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ गए। ठीक है, देखो समझ गए का मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, हमने अप्रोच कैसे किया, इसका आंसर को समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिससे कि नया क्वेश्चन मैं लिखूं तो वो तुम अपने आप सही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अब तुम बताना कि आंसर क्या होगा। अब मान लेते हैं कि इस पर फोर्स 50 न्यूटन है और यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? ध्रुव, ये संचेत, कंप्रेसिव। अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता, लेफ्ट साइड में कितना होता एक्सेलरेशन 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी एक्सेलरेशन 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा है, यानी कि इस ब्लॉक पर 50 न्यूटन के अलावा एक और सपोर्टिव फोर्स लग रहा है जो 50 न्यूटन की ही डायरेक्शन में, जिससे कि इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होके 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है। तो यहां पर इस बार Yes. ठीक है, तो 50 और ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इसको लिखा मैंने फोर्स यहां पर एक्स के एक्स। अब अश्वी का 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा इस पर? Sir, KX on right side. राइट साइड, तो ये के एक्स फोर्स लगा। तो अब यहां से 50 माइनस के एक्स इक्वल टू मास 20, सॉरी मास 4 एक्सेलरेशन 20, तो के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 50 माइनस, नहीं मास कितना था, अच्छा मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, प्लस के एक्स है ये 50 प्लस के एक्स इक्वल टू 20 इंटू 4, तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 50 यानी 30 के बराबर। तो के एक्स से 30 न्यूटन। अब यही फोर्स लग रहा है 2 kg पर, तो के एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन A2, ये है 30, 2 इंटू A2, तो A2 कितना जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सही कर लिया तुमने। तो ये होगा टुवर्ड्स राइट किसका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बी का। देखो बी पर एक ही फोर्स लग रहा है ना, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, राइट में। राइट में, तो उसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड में ही होगा। जब एक ही फोर्स लग रहा है इस पर, स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो इस ब्लॉक को पुश करेगी राइट में जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ जाए, इसको पुश करेगी लेफ्ट में, दूर हटो भाई दोनों ब्लॉक, जिससे कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाए और ये नेचुरल लेंथ में आ जाए। तो अब इसी क्वेश्चन में डिस्कशन काफी देर हो गया, अब मैं वैल्यू चेंज करता हूं और मैं देखता हूं कि तुम लोगों की समझ कहां तक डेवलप हो गई है। अभी टाइम क्या हुआ है, अच्छा अब इसमें हम फोर्स दोनों ब्लॉक पे लगा लेते हैं। अब देखो जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए गड़बड़ हो जाए कि मैं रैंडमली वैल्यू रखूंगा। तो रैंडमली वैल्यू रखने में क्या होता है कि हो सकता है कि हम वैल्यू ऐसी सिलेक्ट कर लें कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो, तो वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर हम वैल्यू चेंज कर लेंगे। इसलिए मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं। मान लेता हूं कि इसका मास है 5 kg, इसको लिख लिया हमने 15 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वही 100 न्यूटन पर मीटर है। इस पर फोर्स लगा देते हैं, कितना लगाते हैं, इस पर फोर्स लगा दिया हमने 30 न्यूटन F1, और इस वाले ब्लॉक पर भी मैंने राइट साइड में फोर्स लगा दिया F2,
और ये फोर्स लगा दिया है, कितना लगा दूं, चलो 45 न्यूटन लगा देते हैं। अब मैं किसी एक ब्लॉक को एक्सेलरेशन दूंगा, तो किसको एक्सेलरेशन दे दें? मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन दे दिया हमने, जिससे तुम लोग उलझो ज्यादा। किसको एक्सेलरेशन दूं? 5 kg वाले को दे देते हैं। और कहाँ दे दें एक्सेलरेशन? राइट साइड में। तो इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में कितना दे दें? लेफ्ट में देते हैं, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है। और नहीं तो भी समझ जाओगे यार तुम लोग जल्दी, राइट में ही दे देते हैं। और इसको लिखता हूं मैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, अब मैंने तुम लोगों को फंसाने का इंतजाम तो किया है, अब देखते हैं तुम लोग फंसते हो कि नहीं। इस समय ये सिचुएशन है, तुमको बताना है कि 15 kg का एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg ब्लॉक। तो चलो जरा बताओ, सबसे पहले क्या चीज चेक करोगे? मतलब दिमाग एलोंगेटेड या कंप्रेस्ड है, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाओ। अभी अभी मत पूछो बेटा मेरे से, अभी ना तुम लोग फाइनल आंसर निकाल लो सभी लोग अपना। हेलो, नहीं नहीं अभी चल रही है। अच्छा, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी आज फर्स्ट डे था, है ना? ठीक है। मैं अभी करता हूँ, अभी क्लास अभी चल रही है ना, मैं आपको कॉल करता हूँ अभी, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। सर हमें एक्सेलरेशन ऑफ ये 15 kg ब्लॉक निकालना है ना? हाँ हाँ, सर एक आंसर आया, तो पूरा तो आंसर एक ही आएगा ध्रुव। लेकिन लगता है गलत। अच्छा, चलो अब अपने अपने आंसर बताओ जरा। तो संचित, तुम्हारा आंसर क्या है? 6। आद्या? सर बस एक मिनट सर। ध्रुव? सर तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। हाँ आने दो, तुम कितना बोल रहे हो ध्रुव? आंसर तो बोलो। 43/15। 43/15। अश्विका और आद्या, तुम लोग बताओ अपने अपने आंसर। 4 आया तुम्हारा। आद्या? सर मेरा 2 आ रहा है। 2। वाह, सभी लोगों ने अपने अपने पर्सनल आंसर निकाले हैं, अपनी जो है इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए है। सभी के आंसर अलग अलग हैं। तो पहले शुरू करते हैं संचित से। तो संचित, अप्रोच बताओ, क्या किया तुमने सबसे पहले? संचित? संचित? एक्सपोज को लेफ्ट साइड राइट साइड में मान के पहले। नहीं नहीं, मानना नहीं है,
हमको एग्जैक्ट पता है कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। तुम बताओ तुमने क्या लिया स्प्रिंग को, कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड? ये मैंने कंप्रेस ले अच्छा, अब उसका लॉजिक बताओ, तुमने रीजनिंग बताओ, कंप्रेस क्यों ली? सर, अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कम ही आएगा उसको। हाँ मैं समझ गया, तुम अच्छे से बताओ, पूरी बात बताओ। सर फोर्स 30 दे रखी है और मास 5 है तो एक्सेलरेशन 6 आना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कम है। कम है मतलब स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा होगा kx। तो स्प्रिंग का फोर्स अगर लेफ्ट साइड में लग रहा है यानी कि स्प्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इसमें, तो ये कंप्रेस्ड है। तो इसकी इक्वेशन लिखी 30 माइनस kx इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन कितना है 3, तो इससे kx की वैल्यू हो जाती है 30 माइनस 15। सर वो कैलकुलेशन में आ रहा है यार। तो 15 न्यूटन आ गया kx। अब ये कंप्रेस्ड है, तो इस ब्लॉक पर जो 15 kg का ब्लॉक है इस पर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड में 15 न्यूटन, और एक और राइट साइड में ऑलरेडी लगा हुआ है 45 न्यूटन। तो टोटल फोर्स हो जाएगा 45 प्लस 15 इक्वल टू मास 15 एक्सेलरेशन a2। तो a2 आएगा 60/15 यानी कि 4। तो 4 किसका, अश्विका का आंसर था। सर वो एक्सेलरेशन गलती ले ली। वेरी गुड, तो अश्विका का आंसर सही आया। आद्या तुमने कहाँ मिस्टेक की है? सर मैंने F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली। F2 वो तो राइट साइड है ना, उसमें तो 45 न्यूटन उसमें यस तो, सर, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखी है। अच्छा तो मैंने तो 30 माइनस 15 को 2 कर दिया। अब लेकिन समझ में आ गया क्या करना था। हाँ वही किया था, सिर्फ वो वाला। अब भाई ये जो 2 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम है ना, अब मैं किसी और दिन लूंगा, आज तो मैं बोर हो गया अब यही करते करते। अब तुम बगैर देखे सॉल्व करना, अब मैं थोड़ी दूसरी चीज करता हूं, ठीक है? समझ में आ गया ना कैसे करना है क्वेश्चंस को? देखो क्वेश्चन को जब कोई समझाता है तो वो समझ में आना वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब हम अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो भाई मुझे खुशी तब ज्यादा होगी जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करने लगोगे। मैं समझा रहा हूं और समझ में आ गया, वो तो मुझे पता है कि मैं समझा लेता हूं तो समझ में आ जाता है, लेकिन तुमको अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है? चलो अब मैं ना कुछ चीजें आज और डिस्कस करनी थी, 5-10 मिनट उसके बारे में और हम बात करेंगे। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का जो केस होता है, तो एक ब्लॉक है जिसका मास है m और एक और ब्लॉक है जिसका मास m है। ये दोनों ब्लॉक इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्टेड है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है? अब इसमें पहले तो ये बताना है कि इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना कितना होगा। ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है और नीचे वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है। तो अगर हम इसको इसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करना हो तो वो तो ऐसे करेंगे कि ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लगेगा, इस वाली स्प्रिंग की वजह से फोर्स। मान लेते हैं इसमें एलोंगेशन है x1, ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन है x2। तो संचित इसमें और कौन सा फोर्स बनाएंगे हम इसके एफबीडी में? ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। संचित सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ध्रुव kx1 ऊपर होगा। kx1 ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये है kx1, और ब्लॉक बी ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो अश्वी का इसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे? kx नीचे। kx1 यस kx1 नीचे और kx2 यस। ये ऊपर लग रहा होगा, ठीक है? ये फोर्स होंगे। अब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो kx1 इक्वल टू कितना जाएगा, mg।
तो x1 इक्वल टू कितना होगा mg बाई के। इसी तरह से kx2 कितना हो जाएगा, kx2 आएगा kx1 प्लस mg, और kx1 हम निकाल चुके हैं, kx1 कितना है mg है, तो mg प्लस mg यानी कि 2mg। तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2mg बाई के। तो इसमें लॉन्गेशन कितना है 2mg बाई के बराबर। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करते समय हम इतनी सारी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि ये वाली जो स्प्रिंग है नीचे वाली, ये नीचे वाली स्प्रिंग कितने वेट को सपोर्ट कर रही है, केवल m को, केवल mg को। ये mg के वेट को ही, केवल इस वाले ब्लॉक के वेट को सपोर्ट करती है ना, तो इसलिए इसमें एलोंगेशन इतना होगा कि इसके वेट को सपोर्ट कर ले, यानी कि kx1 इक्वल टू mg। तो x1 कितना होना चाहिए mg बाई के। ऊपर वाली स्प्रिंग किसको सपोर्ट कर रही है, दोनों ब्लॉक को। ऊपर वाले स्प्रिंग से दोनों ब्लॉक का वेट होल्ड करना पड़ रहा है उसको, तो m इसका और m इसका। तो इसमें एलोंगेशन कितना हो जाएगा 2mg बाई के। डायरेक्ट लिखा करेंगे हम, समझ में आया। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसमें तुम डायरेक्ट करके बताना बिना किसी इक्वेशन को लिखे हुए। ये मैंने ब्लॉक और स्प्रिंग बना ली है, और अब मैं मास अलग अलग लिखूंगा इनके। मान लो इसका जो मास है वो m है, ये 2m है, ये 4m है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया है k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3k। चलो भाई बताओ, सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है, x1 कितना होगा, x2 कितना होगा, x3 कितना होगा। तो तुम्हें क्या देखना है कि जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसे कितने मास को सपोर्ट करना पड़ रहा है, m प्लस 2m प्लस 4m, यानी कितना 7 तो 7mg सपोर्ट करना पड़ रहा है ना इसको। तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा 7mg बाई के, x बना जाएगा। ये समझ गए। हाँ x2 इस वाले स्प्रिंग को कितने को सपोर्ट देना पड़ रहा है, जो इसके नीचे लटका हुआ है, कितना लटका हुआ है, 6 है। तो ये होगा x2 इक्वल टू 6mg, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2k है, तो ये 6mg बाई 2k। इसके बाद x3, तो जो नीचे वाली स्प्रिंग है वो सपोर्ट कर रही है 4m को, तो इसका एलोंगेशन बोलो 4mg बाई 3k। ये इतना एलोंगेशन होगा। ठीक है, तो ये एलोंगेशन ये लेकिन कब की बात है, जबकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो उस केस में हम ऐसा लिख रहे हैं ये सारा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। स्प्रिंग को काटेंगे अब हम। m, ये m और एक और m, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। ये है ब्लॉक b a, ये b और ये c। इसमें एलोंगेशन कितना है इस समय, x1 की वैल्यू क्या है, k 3mg बाई k। 3mg बाई k। x2 इसमें एलोंगेशन कितना है, 2mg बाई k। और सबसे नीचे वाली में एलोंगेशन है mg बाई के। ठीक है, अब हम इसमें ले रहे हैं केस 1। केस 1 में कौन सी स्प्रिंग काट दें, मान लो हम सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग काट देते हैं। अपर स्प्रिंग इज कट, ऊपर वाली स्प्रिंग को काट दिया। जैसे ही ऊपर वाली स्प्रिंग को काट दिया तो हमको बताना है कि तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन कितने कितने होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस वाली स्प्रिंग को काट दें तो जैसे ही काटेंगे तो ये वाली स्प्रिंग का जो फोर्स था वो तो तुरंत जीरो हो जाएगा, ये तुरंत नेचुरल लेंथ में आएगी,
लेकिन ये वाली जो दो स्प्रिंग है ये अपनी लेंथ को सडनली चेंज नहीं कर सकती क्योंकि इनके दोनों एंड फ्री नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ए का, बी का और सी का। तो जैसे ही अपर स्प्रिंग को कट किया तो जस्ट आफ्टर कटिंग वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स बनाए अब हम इसमें, एम जी तो मैं ही मदद कर देता हूं, लो एम जी तो मैंने ही बना दिए। और बताओ क्या क्या है। सर ए में आएगा kx1, ऊपर आएगा kx1, नीचे kx2 आएगा। संचित तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर, वो बीच में नेटवर्क चल। अरे यार मुझे सबसे बढ़िया सवाल तो उसी समय पूछना था वो तुमसे। खैर चलो, इसमें एम जी फोर्स तो लग ही रहा है। हाँ अब आएगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस पर ए पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? kx1 डायरेक्शन में kx2 लगेगा, kx2 किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। और kx2 की वैल्यू कितनी है? 2 mg। 2 mg। और कोई फोर्स तो नहीं है इस पर? नो सर। ठीक है। अश्विका, ब्लॉक बी पर और कौन सा फोर्स है? एक तो बना ही दिया एम जी। अश्विका यस सर। बताओ ना फोर्स कौन कौन से हैं ब्लॉक बी पर? सर kx2 ऊपर, हाँ वेरी गुड, kx2 है अपर डायरेक्शन में, वेरी गुड। और kx3 डाउनवर्ड्स, हाँ kx2 की वैल्यू क्या है? Two- k 2 mg k और upon k, नहीं kx2 पूरे की वैल्यू है 2 mg। 2 mg और kx3 कितना है? mg। हाँ भाई ध्रुव, सी ब्लॉक पर और कौन सा फोर्स है? ये ब्लॉक पर सर ऊपर ही है सिर्फ kx3 मतलब mg, और नीचे है mg। हाँ तो kx3 और ये है mg के बराबर। अब हम ब्लॉक ए ए ब्लॉक ऊपर kx1 नहीं होगा। नहीं होगा भाई, काट चुके हैं ना उसको, तो अपर स्प्रिंग तो हाँ अब ये बताओ कि जो ब्लॉक ए है उस पर हमने इक्वेशन लिखी न्यूटन सेकंड लॉ से, तो क्या इक्वेशन बनेगी? कितने फोर्स लग रहे हैं उसमें? एक ब्लॉक में mg प्लस 3 mg इक्वल टू मास m इंटू एक्सलेशन ऑफ ए, तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना होगा? 3g के बराबर। g और c का 0। हाँ, b का एक्सलेशन क्या लिखेंगे? kx2 लग रहा है ऊपर, तो 2 mg kx2 ऊपर माइनस kx3 नीचे mg और ये भी नीचे, तो यानी कि ये तो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जीरो आ रहा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सी भी कितना है? जीरो है। तो स्प्रिंग को कट करने के बाद, कौन सी वाली स्प्रिंग को कट करने के बाद? अपर स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3g है, इसका जीरो है, इसका जीरो है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो तो अब केस 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी जस्ट आफ्टर कटिंग मिडिल स्प्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी just after cutting of middle spring। मिडिल स्प्रिंग को कट करने के बाद, जस्ट बाद, तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन बताओ क्या होंगे? किसको काट दिया? इस वाली स्प्रिंग को काट दिया, बीच वाली को। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे?
मिडिल स्प्रिंग को कट करते ही ये वाली मिडिल स्प्रिंग तो तुरंत नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, इसका फोर्स खत्म हो जाएगा। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक फोन और एम हाँ, KX1 लग रहा होगा। KX1 किस डायरेक्शन में होगा? पर तो KX1 ऊपर है। हाँ, एक्सेलरेशन निकाल लो बाकी सभी के कितने कितने हैं। कितना कितना आ गया? ए और बी का तो 0 आ रहा है। अच्छा, और ए का 0 है। ए का 0 आया क्यों संचित? संचित यस सर, ए का 0 आ रहा है कैसे आया बताओ, इक्वेशन क्या लिखी? सर। ए में सर x2 वाला स्प्रिंग तो फोर्स आएगा ना, k x2 नीचे की तरफ। अरे वो तो काट दी ना यार, काटी किसको है? ठीक है मिडिल स्प्रिंग तो बेटा कट कर दिया है ना हमने, तो जो स्प्रिंग कट हो गई है उसका सर, ए का 2g आ रहा है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही आ रहा है। नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऊपर हो। KX1 की वैल्यू कितनी है? pmg 3mg है। KX3 की वैल्यू है mg के बराबर, mg ये mg। तो देखो तुम्हारा ना, तुम अभी मुझे ना पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना तुम कहीं गड़बड़ ना कर दो, मुझे ये डर है। तुम सिंपल सा लॉजिक ये तो लगाओ, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक ऊपर लग रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, k बड़ा है। यस, तो पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन ऊपर ही आएगा। यस अश्वी का आंसर आ गए? सर, बी में नीचे आ जाएगा और सी में 0 आ। हाँ, बी में कितना आया नीचे? 2g है यार, सी में 0 है। ठीक है। आद्या और अश्वी का तुम लोगों ने नहीं बताया। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और ज्वाइन किया है। अच्छा, अश्वी का? सर उसने मैसेज किया है कि वो रिकनेक्ट कर रही है, उसको आप ऑडिबल नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये इसके आंसर हुए। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सामने जो कि आया था जेई मेंस में, मुझे देखना है। ये वाला तो मैं बाद में करूंगा। चलो इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुका है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सर, बी आ रहा है उसको। बी? सर, बी अच्छा, g13 और बाकी लोग बताएं।
आद्या, मैं तो स्क्रीन ब्लर करती हूँ। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क गड़बड़ है क्या? बी आ रहा है। अच्छा, अश्विका, इनिशियली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है? कितना है बोलो, इनिशियल एलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में? बोलो भाई। 4 mg बाई के बराबर है ना, वो उसको ही सपोर्ट कर रहा है। फिर कट किसको कर दिया है? स्ट्रिंग को। स्प्रिंग नहीं काटी इसमें, स्ट्रिंग को। तो बी जो ब्लॉक है और ए ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है। तो बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें तो केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा, mg। ए में लग रहा होगा 3mg नीचे, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, यानी कि 4mg के बराबर। तो बी के लिए तो इक्वेशन हो जाएगी mg इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बी का एक्सेलरेशन तो कितना हो गया, g डाउनवर्ड, और इसका आएगा 4mg माइनस 3mg इक्वल टू मास कितना है इसका, 3m है, तो 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ए का एक्सेलरेशन हो जाता है g/3 अपवर्ड। ठीक है, तो g/3 और g इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ये तो हो चुका, ये भी हो चुका, इसको नहीं करेंगे हम। जेई मेंस का क्वेश्चन था एक, हाँ ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन, ये जेई का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जरा। 2006 का क्वेश्चन है ये जेई का। अच्छा यार, इसमें डायग्राम मिसिंग है ना? मैंने डायग्राम नहीं इसमें हाँ ये आ गया डायग्राम। आद्या, स्क्रीन अभी भी ब्लर नजर आ रही है तुमको? नहीं सर, अब ठीक है। और अश्विका, तुम कनेक्ट हो गई हो कि नहीं? Yes. सी आ रहा है, g/2 और g। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताओ। g/2 आ रहा है नेगेटिव में, और अरे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम ऊपर या नीचे बता सकते हो। नेगेटिव का तो मीनिंगलेस चीज है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव कोई चीज तो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के सिलेक्शन पर। वही डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, वही डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो तो इसमें बताओ जरा। और सबसे पहले तो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना लिया इनिशियली? 3mg। हाँ, 3mg बाई के आ जाएगा ये। फिर काटा किसको है, स्प्रिंग को कि स्ट्रिंग को? यहां से इसको कट कर दिया। कट करते ही जो ये वाला ब्लॉक है नीचे वाला, इसका तो फ्री फॉल होगा, तो ये तो जी से आ जाएगा नीचे। और जो 2m है इसमें, चलो अब तुम लोगों से मेंस वाले क्वेश्चन तो सॉल्व होने लगे कम से कम। 2mg और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, kx, उसकी वैल्यू कितनी है, 3mg। तो ये आएगा 3mg माइनस 2mg इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन a। तो a कितना हो गया इसका, g/2 अपर डायरेक्शन में, और एक का g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो ऐसे बोला करो, है ना। जब हम बोलेंगे सही, यानी कि दिमाग में सही चीज चल रही है हमारे, जब हम बोलेंगे सही तो करेंगे भी सही। जब हम सॉल्व करते करते अपने दिमाग में कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, अपने आप से बात करते रहते हैं, तो वो बातचीत भी सही करना चाहिए, सही सही बात हो रही हो। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को चलो मैं अभी यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। खुशी, तुम्हारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तुम्हारे पास फ्री टाइम कब है? वर्क कर सकते हैं सर। अच्छा, तुमको होमवर्क तो और दे दें, तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जरा इस क्वेश्चन का,